नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। महात्मा गांधी ने 1939 में हिटलर को एक चिट्ठी लिखी थी। हालांकि यह खत हिटलर तक नहीं पहुंच पाया था। 23 जुलाई 1939 को लिखी चिट्ठी में गांधी ने हिटलर से युद्ध टालने की अपील की थी, लेकिन इस खत के लिखे जाने के एक महीने के अंदर ही जर्मनी ने पोलैंड पर हमला बोल दिया था, जो दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। 2022 में दुनिया उसी जगह खड़ी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज ऐसा कोई महात्मा नहीं है जो जोर देकर प्रेसिडेंट पुतिन से युद्ध टालने की अपील कर सके। बल्कि कई देश तो ऐसे हैं जो यूक्रेन की जंग को यूरोप के कोने कोने तक पहुंचाने की मानो जिद ठान बैठे हैं। यूक्रेन के बाद ताकतवर देशों ने एक और देश को पुतिन के आक्रोश का मोहरा बना लिया है। रूस की धमकियों के बावजूद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने का फैसला कर लिया है। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के बाद रूस का अगला टारगेट फिनलैंड होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। गोलियों की गूंज से सुबह का आगाज हुआ। धमाकों के शोर में रात बीते। लेकिन ये जंग नहीं रुकेगी। अठहत्तर दिन से पृथ्वी का यह कोना बारूदी कहर से कराह रहा है। बुजुर्गों का सहारा फ्रंटलाइन पर जंग लड़ रहा है। तो बच्चों की किलकारियां मिसाइलों और रॉकेट के धमाकों में गुम हो चुकी है। रूस यूक्रेन जंग को 2 महीनों से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन रूस की मिसाइलों का कहर नहीं थमा है। यूक्रेन का दावा है कि 78 दिन में रूस 800 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। 24 घंटे के दौरान लुहांस्क पर रूस ने 26 बार हमला किया, 9 बार आसमान से बारूद बरसाया। डोनबास के 80% हिस्से पर रूसी फौज मौज कर रही है। बाकी 20% के लिए कैसी मारामारी है, देख लीजिए। सुनसान सड़क पर फौजी काफिला बढ़ रहा था, इस बात से बेखबर कि चंद सेकंड के फासले पर यमराज घात लगाए हुए हैं। काफिला आगे बढ़ा ही था कि आसमान से गिरी मिसाइल ने जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा दिया। धमाका इतना जोरदार था कि कई गाड़ियों के परखच्चे तिनके की तरह उड़ गए। युद्ध की मियाद बढ़ने से रूसी फौज की बौखलाहट भी बढ़ने लगी है। रूस जल्द से जल्द यूक्रेन के हर सरहदी इलाके पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें पुतिन की फौज कामयाब होती दिख रही है। खार्किव से लेकर ओडेसा तक रूस का जितना भी बॉर्डर यूक्रेन से लगता है, उस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया गया। खरसौन में तो रूस अपना पासपोर्ट भी जारी करने वाला है। एक हफ्ते के दौरान ओडेसा के बड़े इलाके में भी रूसी झंडा फहराया जा चुका है। ढाई महीने के दौरान यूक्रेन का 30% हिस्सा रूस में मिल चुका है। यूक्रेन के सभी साउथ वाले शहर रूस के हो चुके हैं।
सवाल यह है कि युद्ध खत्म हो भी गया तो यूक्रेन के कब्जाए गए इलाकों का क्या होगा? क्या रूस कब्जाई जमीन यूक्रेन को लौटा सकता है? क्या यूक्रेन रूस को अपनी जमीन से खदेड़ सकता है? यूक्रेन का दावा है कि वो अपनी एक एक इंच जमीन को रूसी कब्जे से वापस लेगा। ऐसा हो भी रहा है। खार्किव में यूक्रेन की सेना रूसी फौज को पीछे धकेलने में कुछ हद तक कामयाब रही है। ये खार्किव के करीब का एक गांव है जिस पर रूस ने अप्रैल में बेतहाशा बारूद बरसाने के बाद कब्जा कर लिया था। लेकिन 2 दिन पहले यूक्रेनियों ने गांव को रूसी कब्जे से मुक्त कराने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसके बाद बुजुर्ग गांव लौटी तो जमीन चूम ली। I came and I kissed the ground. I simply kissed it. My home, there is nothing. Where am I to live? How am I to live? खार्किव में यूक्रेनियों को भले ही थोड़ी सी कामयाबी मिली, लेकिन यूक्रेन के दूसरे इलाके में रूसियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। धारदार और जोरदार अटैक के साथ पुतिन की पलटन फास्ट फॉरवर्ड मोड में आगे बढ़ रही है। धमाकों के शोर और धुएं में सिमटी सरहद बता रही है कि अब ये जंग अंजाम तक पहुंचने से पहले नहीं थमने वाली है। जिस तरह का माहौल है, पुतिन और ज़ेलेंस्की ने ऐसे जिद ठान ली है जिसका सिरा कीव खार्किव की सरहदों की बंदिशों से आजाद होकर दुनिया के बड़े हिस्से को आगोश में लेने को आतुर है। क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई रूस बनाम आधी दुनिया की हो चुकी है। अमेरिका यूक्रेन को $40 अरब दे रहा है। ब्रिटेन ने फिनलैंड के साथ रक्षा करार कर लिया है। फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर लिया है। फिनलैंड की सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो नेटो में शामिल होकर ही रहेगी। संडे को ऐलानिया दुनिया को फैसला बता देंगे कि क्यों नेटो में शामिल होना फिनलैंड के लिए जरूरी हो गया है। फिनलैंड के लिए जरूरी हो गया है। There are many kind of risks involved, also to the period when we are thinking what kind of choices we should make. Of course, there are many risks, and we have to be prepared for all kind of actions from Russia. रूस ने यूक्रेन की जो गत बनाई है, उसे ही देखते हुए फिनलैंड को अक्ल आई है। रूस के हमले का फिनलैंड में कितना खौफ है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब फिनलैंड में नेटो में शामिल होने के लिए रायशुमारी की गई तो 80% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। खास बात यह है कि 5 साल पहले सिर्फ 19% नागरिक ही नेटो में शामिल होना चाहते थे। फिनलैंड और स्वीडन रूस से बेहद करीब है। फिनलैंड की तो सीमा भी रूस से मिलती है। रूस और फिनलैंड के बीच 1300 किलोमीटर लंबी सरहद है। फिनलैंड लंबे वक्त से पुतिन को परेशान करने वाले मामलों से दूर ही रहा था, लेकिन अचानक नेटो में शामिल होने का फैसला कर लिया। सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया? जवाब है ब्रिटेन। 11 मई को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन फिनलैंड पहुंचे। फिनलैंड को रूस के कहर से महफूज रखने का भरोसा दिया। 12 मई को फिनलैंड ने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया। हेलेंसिकी पहुंचकर बोरिस जॉनसन ने तो यहां तक कसम खा ली कि अगर रूस परमाणु हमला भी करता है तो ब्रिटेन की फौज रूस की मिसाइलों का मुकाबला करने मैदान में 100% उतरेगी। ये हमारा करार है कि एक दूसरे की सुरक्षा करेंगे। अगर बात परमाणु हमले तक आती है तो दोनों देशों को एक दूसरे से मदद के लिए कहना होगा। हम इसे गंभीरता से लेंगे। फिनलैंड के साथ ब्रिटेन ने मिलकर जंग लड़ने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि रूस फिनलैंड पर हमला करेगा ही क्यों। प्रेसिडेंट पुतिन को अपने पड़ोस में नेटो की नेतागिरी कतई बर्दाश्त नहीं है। ये तो दुनिया जान चुकी है। लेकिन फिनलैंड और रूस का झगड़ा क्या है, इसका जवाब धरती के उस हिस्से में मिलता है जिसे तीसरे विश्व युद्ध का मैदान माना जा रहा है।
जहां बर्फीली हवाएं जिस्म को चीरती हैं, जहां जिंदा रहना आसान नहीं। धरती के उसी आर्कटिक इलाके में महाजंग की घड़ी टिक टिक करने लगी है, जिसे आर्कटिक सागर कहते हैं। समंदर के इस हिस्से पर कब्जे के लिए रूस किसी भी हद तक जा सकता है। जानना चाहते हैं क्यों? तो ऐसे समझिए, आर्कटिक सागर धरती के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। रूस के उत्तर वाली सरहद आर्कटिक सागर से लगती है। इसके साथ ही चीन, नॉर्वे, फिनलैंड, ग्रीनलैंड और अमेरिका के अलास्का तक आर्कटिक सागर का फैलाव है। 8 देश आर्कटिक महासागर पर कब्जे का दावा करते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा आक्रामक है रूस। इसकी वजह खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातों से समझा जा सकता है। Северному морскому пути очень важная вещь. नॉर्दर्न सी रूट बेहद अहम है। अभी हिंद महासागर से होते हुए जापान के योकोहामा से नीदरलैंड के रॉटरडम तक जहाजों को पहुंचाने में 33 दिन का वक्त लगता है। आर्कटिक सागर से होते हुए 20 दिन लगेंगे। По Северному морскому 7 с небольшим тысяч километров, 7300. आर्कटिक सागर साल भर बर्फ से ढका रहता है, यानी यहाँ पानी के जहाजों का चलना करीब नामुमकिन है। बावजूद इसके रूस इसे एशिया और यूरोप के बीच नया रूट बनाना चाहता है। लेकिन जिस जगह साल के 6 महीने बर्फ की मोटी चादर रहती हो, जहाँ समंदर का पानी पत्थर बन जाता हो, उस जगह रूस जहाजों के चलने के लिए रास्ता कैसे बनाएगा? तो जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक सागर की बर्फ तेजी से पिघल रही है। बर्फ के पूरी तरह पिघलने से समुद्री जहाजों के लिए एक नया रूट खुल जाएगा, जिससे रूस चीन के साथ मिलकर स्वेज कैनाल की तरह विकसित करना चाहता है। दुनिया का 30% समुद्री कारोबार स्वेज नहर के रास्ते होता है। रूस और चीन इसी कारोबार को अपने पाले में करना चाहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक सागर की बर्फ किस तेजी से पिघल रही है, उसे सैटेलाइट इमेज से समझा जा सकता है। नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर और नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक 2021 में आर्कटिक में बर्फ के रिकॉर्ड स्तर पर गिरावट हुई है। रूस जानता है कि आज नहीं तो कल आर्कटिक में बर्फ का दायरा सिमटेगा, इसलिए रूस पहले ही आर्कटिक में अपना मिलिट्री बेस बना चुका है, जहां 150 रूसी सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। 2021 में पहली बार रूस दुनिया को अपना बर्फीला बेस दिखाने ले गया था, तो अमेरिका की तैयारियां चढ़ गई थी। We have concerns about some of the increased military. आर्कटिक सागर में सेना की बढ़ती तैनाती से हम चिंतित हैं। इससे आपसी विवादों और इलाके की शांति भंग होने का खतरा बढ़ रहा है। Accidents, miscalculations, and undermines the shared goal of a peaceful and sustainable future. अमेरिका के विरोध के बावजूद पुतिन की फौज आर्कटिक में आग उगलती रहती है। एक चिंगारी और मीलों तक के फासले में बर्बादी का मंजर। रूस ने आर्कटिक इलाके में पहली बार अपनी सबसे मारक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। सैंतीस साल के इतिहास में रूस ने सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की, जिसमें 3 लाख से ज्यादा सैनिक शामिल हुए। सैकड़ों टैंक और मिसाइलों से बारूद बरसाकर रूस ने बता दिया कि पुतिन यूक्रेन की जमीन ही नहीं, उत्तर वाले पड़ोस से समंदर को भी दहला सकते हैं। इसलिए नाटो में शामिल होने के फैसले के तुरंत बाद रूस ने फिनलैंड को नतीजा भुगतने का इशारा दे दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।